वेलकम प्रोफेसर अदील अजमत ओवर हियर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम JF-17 थंडर के साथ इतने ज्यादा मॉडिफिकेशंस क्यों कर रहे हैं और हम किसी नए जेट के ऊपर काम क्यों नहीं करते, हम JF-17 थंडर को ही क्यों अपग्रेड करते जा रहे हैं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 अब बात की जा रही है उसमें फर्दर अपग्रेडेशंस की। तो व्हाट इज विद JF-17 जो कि हमें उसके अंदर इतना पोटेंशियल नजर आता है कि हम उसी को अपग्रेड करते जा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो कोशिश यही की जाती है कि उस एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी जगह, इतनी स्पेस, इतनी इस तरीके से डिजाइनिंग की जाए कि फ्यूचर मॉडिफिकेशंस को वो केटर कर सके। क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को जब प्रोक्योर किया जाता है तो उस एयरक्राफ्ट को अगले 30 इयर्स तक के लिए सर्विस में रखा जाता है। तो आप उन टेक्नोलॉजीज को नहीं सोच रहे होते जो टेक्नोलॉजीज आपको उस वक्त मिल रही है या उसके 5 साल बाद आनी है। आप यू आर थिंकिंग इन एडवांस। आप सोच रहे होते हो कि यार आज से 20 इयर्स बाद सिनेरियो क्या होगा, वॉर्स कैसे लड़ी जाएंगी, एयर पैट्रोल्स कैसे होंगे, एरियल रिफ्यूलर्स में क्या चेंजेस आएंगी। तो तमाम की तमाम मॉडिफिकेशंस आपके माइंड में होती हैं जब आप किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी एयर मशीन को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो इट इज नॉट ओनली फॉर दैट डे, इट इज फॉर द कमिंग डेज एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स नो एयरक्राफ्ट इज परफेक्ट, नो मॉडिफिकेशन इज फाइनल। किसी मॉडिफिकेशन को हम ये नहीं कह सकते यार ये ब्लॉक चूंकि आ गया है, ये हम लोगों ने इसके अंदर एडवांसमेंट कर दी है तो दिस इज गोइंग टू बी फुल एंड फाइनल। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई मॉडिफिकेशन फुल एंड फाइनल नहीं होती, कोई चीज फुल एंड फाइनल नहीं होती। द थिंग इज कि हमें इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी। आज जो चीज हमें परफेक्ट लग रही है कल वो परफेक्ट नहीं लगेगी। आज जो वेपन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कल उससे बेहतर वेपन आ जाएगा। आज जिस फ्लाइट एनवेलप्स की हम बात कर रहे हैं जहां पे एयरक्राफ्ट से परफॉर्म करना है, कल दूसरे फ्लाइट एनवेलप्स होंगे, कल दूसरी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स होंगी, कल दूसरे सिनेरियोज होंगे। तो इस तमाम चीजों को हम लोगों ने अपने जहन में रखना होता है। जहां तक मॉडिफिकेशंस की बात है, इट इज वेरी इजी टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म एज कंपेयर टू गेटिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म विद द मॉडिफिकेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है JF-17 की अगर आप डिजाइन को देखें तो इट इज अ लाइट एयरक्राफ्ट। ये मीडियम कैटेगरी में नहीं आता। मीडियम कैटेगरी में हमारा J-10C आता है और हैवी कैटेगरी में इंडिया का Su-30MK आता है। तो ये हमारे 3 कैटेगरीज है, लाइट कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और हैवी कैटेगरी। मैंने आपको इन तीनों की एग्जांपल्स दे दी हैं। अब लाइट कैटेगरी में JF-17 थंडर्स जो हैं उसमें हमें इसलिए ये ज्यादा तादाद में रिक्वायर्ड हैं क्योंकि हम इनको ज्यादा तादाद में ले सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ज्यादा तादाद में ऑपरेट कर सकते हैं। दे आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज J-10Cs जो कि मीडियम कैटेगरी में आते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो हैवी कैटेगरी में आते हैं उनसे तो बहुत चीप पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इनको ज्यादा तादाद में डिप्लॉय कर सकते हैं। इनकी कॉम्बैट रेडीनेस बहुत अच्छी है। इनके बाकी जो वेपन इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। ये रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया की तरफ से सामने आ रही थी कि JF-17 थंडर के एजा रेडार्स में कुछ इश्यूज हैं और वो PL-15 को फायर नहीं कर सकता। ये तमाम की तमाम चीजें ऑफ कोर्स व्हेन 2 कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स मशीन्स तो ऐसी चीजें अंडरस्टैंडेबल है, रिपोर्ट होती हैं। जरूरी नहीं कि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक हो। JF-17 थंडर इज अ वेरी कैपेबल प्लेटफॉर्म जिसमें एजा रेडार को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, ये एजा रेडार की इंटीग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक 70-72 में सेबर एजा रेडार भी इंस्टॉल हुए। इट इज नॉट इजी क्योंकि आपको उस एजा रेडार को थोड़ा स्केल डाउन करके एक एयरक्राफ्ट की नोज में आपने उसको इंस्टॉल करना है। अब ऑफ कोर्स बिकॉज दीज आर नॉट हैवी फाइटर्स, इनकी नोज में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो आपको स्पेशल फॉर्मुलेटेड एजा रेडार्स होते हैं जो कि यहां पे नोज में आप माउंट भी कर दें और उसकी जो पावर है, उसको ऑपरेट करने की पावर, वो उस इंजन से हासिल भी हो जाए। क्योंकि एजा रेडार को भी पावर चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क। तो बहुत सारी चीजें हैं
हम लोग मॉडिफिकेशंस की तरफ उस वक्त तक जाते रहेंगे जब तक हमारा JF-17 थंडर उन मॉडिफिकेशंस को लेने का अहल रहेगा। जब हमें लगेगा कि अब उस मॉडिफिकेशन की एक लिमिट हो चुकी है, जैसे कि F-16 की एक लिमिट आ चुकी है, तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी अपनी जगह रहेगा, अपनी मॉडिफिकेशंस के साथ रहेगा, एंड इट इज हियर टू सर्व फॉर अनदर 25 to 30 years एटलीस्ट। क्योंकि अगर जिस तरह नए मॉडल्स आते जाएंगे वो 25 to 30 ईयर की ब्रैकेट आगे जाती जाएगी। तो J10Cs हमारे पास आ गए हैं, फ्यूचर में मोर J10Cs विल बी कमिंग। और उसके बाद क्या हम हैवी कैटेगरी का भी फाइटर लेंगे? मुझे लगता है कि हमें लेना होगा, फ्यूचर में हमें लेना होगा। J11 या J16 हमें चाहिए होगा, क्योंकि ट्विन इंजन में हम लोग भी आएंगे। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात चल रही है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और वंस वी गेट होल्ड ऑफ द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हम टर्की के साथ भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हैं। फिर हमारा खुद का भी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम अज़म, और बहुत सारे प्रोग्राम्स पाकिस्तान एयरफोर्स में चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम प्रोग्राम्स के बावजूद JF-17 की वर्थ प्राइमरी रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये आपकी बैकबोन है, वर्क हॉर्स है। मुझे याद पड़ता है जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को इन्वेड किया था, F-16s were used as the workhorse fighter jet for all of the missions. तो same is going to be the case with JF-17, और JF-17 थंडर जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखेगा। जितने मर्जी J10Cs आ जाएं, JF-17 की जो एक इफादियत है, JF-17 की जो एक मिशन प्रोफाइल है, वो डिफाइंड है, और दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन द पॉलिसीज made by the government in the defense of Pakistan. तो J10Cs are here, J10Cs are going nowhere, J10Cs will be upgraded, और मुझे इस चीज का भी यकीन है कि हम J10Cs को फ्यूचर में एक बहुत अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट देखेंगे। और डिजाइन, ऑफ कोर्स देयर आर डिजाइन लिमिटेशंस, देयर इज a limitation to the modifications that you can do on an aircraft, any aircraft। आप किसी भी एयरक्राफ्ट की मॉडिफिकेशंस की एक लिमिट होती है, उससे आगे आप नहीं लेके जा सकते। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इज डूइंग इट्स बेस्ट टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट मॉडिफिकेशंस इन JF-17 थंडर, एंड इंशाल्लाह दिस प्लेटफॉर्म इन द डेज टू कम शैल प्रूव इट्स वर्थ। तो JF-17 थंडर के मुतालिक यही। F-16s और JF-17s आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। ये इकट्ठे रहेंगे, ये इकट्ठे काम करेंगे जब तक F-16s फेज आउट नहीं होते हैं। फिर JF-17 थंडर्स जो है ये टोटल स्पेस ले लेंगे। मिराजेस की स्पेस इन्होंने तकरीबन ले ली है, F-7PGs की स्पेस भी इनकी तकरीबन खत्म हो जाएगी आने वाले सालों में। और JF-17 थंडर अगर F-16 को रिप्लेस नहीं कर रहा तो J10Cs कर रहे हैं। तो J10Cs एंड JF-17 थंडर्स ये टुगेदर दे आर मेकिंग सच अ फोर्स जो कि एक बहुत अच्छा डिटरेंट होगा। इसके साथ ही जब आप 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, उसी एवैक्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपकी एक काफी फॉर्मेडेबल फोर्स हो जाएगी। लेकिन फिर हमें एक ट्विन इंजन चाहिए होगा। स्पेशली मैंने एक जो वीडियो बनाई थी कि नेवी की एयरफोर्स, तो नेवी के लिए स्पेशली आपको ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चाहिए। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की जगह अगर हमारे पास J16 या J11 आए, तो these are going to be very good aircraft for Pakistan Navy। और let's hope for the best कि पाकिस्तान नेवी के पास ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट आए। J10s या बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स को प्रेफर किया जाता है फॉर नेवल ऑपरेशंस। उनमें एक सबसे बड़ा रीजन उसकी ऑफ कोर्स क्योंकि ये हैवी फाइटर्स होते हैं, इनकी जो फेरी रेंज होती है, इनकी कॉम्बैट रेडियस जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, इनकी इंड्योरेंस ज्यादा होती है बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन द सी। तो इनकी इंड्योरेंस के साथ साथ इनकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है। इन केस देयर इज अ सिंगल इंजन फेलियर, द अदर इंजन कैन टेक ओवर। और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स को ज्यादातर रिकमेंड नहीं किया जाता फॉर ऑपरेशंस, लॉन्ग ऑपरेशंस ऑन द सी। वी ऑलवेज need redundant systems and redundant engines as well।
तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान नेवी के लिए फाइटर जेट्स लिए जाएं, डेडिकेटेड फाइटर जेट्स, तो वो फाइटर जेट्स होंगे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स। वी हैव टू टेक देम। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।